तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज ये BPSC शिक्षक भर्ती का 16 नंबर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले जो है 15 क्लास हो चुका है। बहुत ही अच्छा आप लोग का रुझान उस वीडियो के प्रति हम लोग के प्रति आप लोग का आ रहा है। मतलब इस कदर हम लोग को उस कमेंट देखने के बाद खुशी मिलता है कि हम चाहते हैं कि इससे अच्छे वीडियो जो है अभी और से और अच्छा वीडियो बना सकते हैं। मतलब 15 वीडियो जो में देखने से ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से उस पर प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं। इस यह देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छी बात यह होगी जब आप लोग को यहाँ जो होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आइएगा और उसके बाद क्यों सुनिएगा तो ये और अच्छी बात हो जाएगी। और होमवर्क की बात रहती है तो होमवर्क जो है आपको यह टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाया हुआ है BPSC शिक्षक भर्ती का 3.0 करके, यह कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा ग्रुप का लिंक। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा आपको होमवर्क जो देखने को मिल जाएगा और अगले दिन जो आप उसको होमवर्क से पढ़ के आइएगा और उसके बाद सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कल जो है मतलब ये बिहार का जो परिवहन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें परिवहन में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वायु परिवहन, उसको आज ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कल जो है आपको भारत का ज्योग्राफी में जो है मतलब इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ जो है आपको जनगणना देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के लिए। आपको ये बताते चले कि इससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है और आज जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है यह एक शॉर्ट जो टेस्ट लिया जाएगा उसका भी ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा बनाइए, तो जहाँ तक संभावना रहती है वहाँ तक हम लोग के द्वारा मेहनत किया जाता है और बाकी मेहनत आप लोगों को करना है कि इस वीडियो को फैलाना है या फिर क्या करना है। इसके बाद जो है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको सारे दोस्तों में शेयर भी किया कीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कल से थोड़ा बैकअप ले लेते हैं। तो बताइए कल जो हमने बताया था लास्ट में कि महात्मा गांधी रेलवे के बारे में क्या बोले थे कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है इसका अहम भूमिका है। ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे। अब उसके बाद ये भी कल बताए थे कि भारत के रेलवे द्वारा जो है गीत लिखा गया था, वो कौन सा गीत था? वो हमें प्यार है भारतीय रेलवे से। ये रेल परिवहन का लास्ट टॉपिक था। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वायु परिवहन। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी। मतलब कब शुरुआत हुई थी? 1911 में इसको शुरुआत किया गया था, या 1911 में इसको शुरुआत किया गया था। और इसमें दो इसका नाम रखा गया था, पहला भारत विमान निगम और दूसरा रखा गया था इसका एयर इंडिया। पहला क्या रखा गया था? भारत विमान निगम और दूसरा रखा गया था एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और ये आपको नई दिल्ली में इसका शुभंकर हो जाएगा महाराजा। मतलब जिस समय स्टार्टिंग किया गया था शुभंकर क्या रखा गया था? महाराजा। शुभंकर वैसे चीज़ों को रखा जाता है जो उस टाइम में चर्चित होता है या फिर वो डूबने वाला होता है। ठीक है ना, यानी डूबने हुए को मतलब डूबते हुए को तिनके का सारा सुने है ना, उसको ऊपर करने के लिए मतलब उसको कोई नुकसान न पहुँचाए इसलिए उसका शुभंकर जो रख के उसको चर्चित कर दिया जाता है ताकि लोग इसको अधिक से अधिक जाने। मतलब उस समय जो है महाराजा शुभंकर रखा गया था और ये शुभंकर किसका था? एयर इंडिया का। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। हाँ, इसका नई मुंबई हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह जो रखा गया था ये उड़ते हुए हंस का प्रतीक रखा गया था। मतलब एयर इंडिया का प्रतीक क्या रखा गया था? उड़ते हुए हंस का प्रतीक रखा गया था। उसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? महाराजा। इसका जो है शुभंकर रखा गया था। बहुत अच्छा जवाब। इसके बाद जो है एयर इंडिया जो है ना अब जो है वर्तमान में यह जो है आ गया टाटा के अंदर में। ये हाँ, इसके अंदर जो है इसके अधीन में एयर इंडिया जो है अब ये आ गया 2022 में जो है ये 1800 करोड़ दे के एयर इंडिया को खरीद लिया है। कौन खरीद लिया है? टाटा खरीद लिया। और टाटा के चेयरमैन कौन? अभी एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन हो जाएंगे एन चंद्रशेखरन जो है। ये आपको जो है क्या कहते हैं करंट अफेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। टाटा सन्स के जो चेयरमैन को जाएंगे एन चंद्रशेखरन जो है इसको 1800 करोड़ दे के जो है 18,000 करोड़ दे के जो इसको खरीद लिए 2022 में। यानी एयर इंडिया अब किसके अंदर आ गया? टाटा के अंदर जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद आ गया पवन हंस लिमिटेड। तो पवन हंस लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। मुंह खोल के बोलिएगा, नहीं भी याद रहेगा तो याद होने का प्रयास आपके द्वारा अथक हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1985 में इसका स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। मतलब तेल की खोज करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना यह किसका मुख्य उद्देश्य था? पवन हंस लिमिटेड का। हाँ, तो क्या हुआ? ये पवन हंस लिमिटेड का जो है आपको ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। और इसका पंजीकृत कार्यालय भी कहाँ रखा गया था? नई दिल्ली। इसका पंजीकृत कार्यालय भी नई दिल्ली में रखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये सब नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछने की ये हम इससे थोड़ा बैकअप बता दिए। अब आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना इस प्रकार रहेगी कौन सा एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पड़ता है? उसका स्थित जो है वो
कहाँ हो जाएगा? तो आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा ये मुंबई में भी है। और आपको यही बताए थे कल जो आपको मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई, ये CST हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो मुंबई में इसका जो है मुख्यालय रखा गया था। दूसरा हो जाएगा, अगला हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका कहाँ है? ये कोलकाता में, ये कलकत्ता। नेताजी वाला कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में हो जाएगा। सर उनसे आप मोबाइल यूँ नहीं चलाया कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा नहीं लगता ये। उसके बाद हो जाएगा अन्ना हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना, ये चेन्नई में। अन्ना कहाँ स्थित है? चेन्नई में हो जाएगा। उसका बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ स्थित है? ये नागपुर, ये नागपुर में हो जाएगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई अहमदाबाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी गुजरात में ही स्थित है, यानी ये अभी गुजरात में है। और उनके हवाई अड्डा भी वो भी कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। उसका गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ? ये असम के राजधानी, असम के गुवाहाटी में स्थित। गोपीनाथ वाला कहाँ है? असम के गुवाहाटी में हो जाएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये लखनऊ में। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? ये लखनऊ में ही स्थित है। आगे बताए गुरुजी रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? गुरुजी वाला ये अमृतसर है। और गुरुजी अमृतसर की स्थापना कौन किए थे? गुरु रामदास ने की थी, यानी उन्हीं के नाम पर हवाई अड्डा रखा गया। गुरुजी रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? ये अमृतसर में हो जाएगा। उसका त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपको तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। कालीकट कहाँ स्थित है? ये कोझिकोड कहाँ पड़ता है? तमिल, कोझिकोड केरल में पड़ता है, ठीक है, कोझिकोड केरल में पड़ता है। उसका शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? ये श्रीनगर में पड़ता है। उसका राजीव गांधी कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। राजीव गांधी हैदराबाद में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बताइए कैंपनगोड़ा हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। और इस सुनिएगा, हाँ बेंगलुरु में है। और इससे एक जी के याद क्या कहते हैं, करंट अफेयर बता देते हैं कि अगर बगीचे की तरह कोई एयरपोर्ट दिखता है ना तो ये कैंपनगोड़ा का ही एयरपोर्ट है। इसमें जाइएगा ना तो यहाँ आपको बगीचा वाला फील आएगा। मतलब वहाँ जो लाइटिंग और वहाँ का जो मतलब खंभा जो होता है, भवन का खंभा पिलर जो दिया हुआ है वो बगीचे की आकृति में दिया गया। और सबसे स्वच्छ और सबसे अगर 100 समय अगर पाबंदी का हवाई अड्डा बोलिएगा तो ये आपको कैंपनगोड़ा हवाई अड्डा आ जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में ही पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही। देखिए, और ये कैंपनगोड़ा बेंगलुरु में पड़ता है। और मंगलुरु हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये मंगलुरु में ही पड़ता है। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इंदौर में पड़ता है ये। उसके बाद बताइएगा कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में ही पड़ता है। और एक बताइएगा लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद बनारस में पड़ता है, ये बनारस में पड़ता है। और एक लास्ट बता दीजिए कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? ये कोयम्बटूर में पड़ता है। इतना बताने से मुख्य उद्देश्य हमारा ये हो जाएगा कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और डिवीजन कर देते हैं, सुनिएगा। पहला तो याद रखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ये तो मुंबई हो जाएगा, ये दो को तो याद हो गया होगा। उसके बाद आपको अन्ना हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अन्ना हजारी समझ, ये अन्ना कहाँ है? चेन्नई में। और चेन्नई के सभी लोग जो है ना इसको बुलाने के लिए अन्ना शब्द का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, अन्ना जो है अपने बुलाने के लिए, अपने संबोधन करने के लिए अन्ना का प्रयोग क्या करते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ? ये नागपुर से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी रामदास कहाँ? ये अमृतसर हो जाएगा। उसका चौधरी चरण कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। और उसके बाद राजीव गांधी कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। और लाल बहादुर शास्त्री बनारस हो जाएगा। और बीडी सावरकर कहाँ पड़ जाएगा? ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ जाएगा। इतना बात जो बताया वो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद आते हैं जल परिवहन की शुरुआत करते हैं। ये वायु परिवहन छोटा सा था, इसको खत्म कर दिया गया। अब जो है जल परिवहन की स्टार्ट करते हैं। देखिए जल में क्या हुआ था कि इसका मुख्यालय केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है ये कलकत्ता में बनाया गया था। मैंने इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। और देश में जलमार्गों को उस समय 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। और आपको जब हम सड़क परिवहन बताए थे तो ये क्वेश्चन बताए थे कि भारत जो है, भारत विश्व में सड़क मामले में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर आ गया है। और यह जो है अपने सड़क को दूसरे स्थान में लाने के लिए बहुत सारे परियोजनाओं को स्टार्ट किया था। इसमें बताया भारत माला परियोजना जो किसको जोड़ने के लिए लाया था? ये गलियारों को जोड़ने के लिए, गलियारों को जोड़ने के लिए भारत माला लाया था। और सेतु समुद्रम किसके लिए लाया था? ये वो क्रॉसिंग को जहाँ पर होता है उसको जोड़ने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना लाया था, ठीक है ना। और उसका बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये 4 गो आपको महानगर को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तीनों को, चारों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया था। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा। इसी प्रकार ये जल वाला जो है, ये जल वाले को 2 भागों में बांटा गया था। पहला हो जाएगा आंतरिक जलमार्ग और दूसरा हो जाएगा सामुद्रिक जलमार्ग। तो ये आंतरिक जलमार्ग जो है इसमें नहीं, अंदर क्या
ये जो है ना देश के अंदर, हाँ, ये आपको नदी, नहरों और झीलों के द्वारा होता है, ठीक है ना। यानी आंतरिक वाला हो जाएगा नदी, नहरों और झीलों के द्वारा हो जाएगा, और समुद्र वाला जो हो जाएगा वो समुद्रों में होगा, वो महासागरों में हो जाएगा। और इसमें कुछ लंबाई दिया गया है, तो लंबाई जो हो जाएगा भारत में इसका समुद्र वाला का 7517 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा हो जाएगी, जो कि समुद्री मार्ग से होकर गुजरती थी, वो जल मार्ग की इसमें लंबाई बताया गया है। ये 7517 है, 7517 ही है, 7517 लंबी किलोमीटर रेखा ही है। उसके बाद देखिएगा जो बंदरगाह की चर्चा करते थे, बंदरगाह में बताते हैं, बंदरगाह किसको कहते हैं, जहाँ पे, ये नहीं बोलिए जहाँ पर बंदर बैठता है वहाँ बंदरगाह कहते हैं, वो बंदरगाह नहीं होता है। मतलब जहाँ पे समुद्री जहाज लगता है वहाँ से समुद्री का कारखाना या जो समाज, जैसे एक तरह का समुद्री प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं उसको, जैसे रेलवे के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म रहता है, वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रहता है हवाई जहाज के लिए, उसी प्रकार जो है पानी वाले सामानों को आदान प्रदान करने के लिए जो है बंदरगाह का निर्माण किया गया था, ठीक ना। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा अभी, मुंबई में हो जाएगा, वो हाँ वो मुंबई में हो जाएगा। और इसके बाद जो है जबकि सबसे छोटा बंदरगाह जो है ये जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक हो जाएगा तो वो विशाखापट्टनम में हो जाएगा। अब बताएगा एक गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जो कि एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ज्वारीय बंदरगाह कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कांडला। और कांडला कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में। तो मतलब ज्वारीय वाला बंदरगाह कौन हो जाएगा, कांडला वाला, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, उसका अब दीनदयाल उपाध्याय का नाम कर दिया गया है। अब देखिए उसके बाद जो है, उसके बाद इसमें स्टार्ट कर, उसके बाद सेतु समुद्रम शिव करनाल प्रोजेक्ट आया था। यह जो है आपको कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय केरल में रखा गया था। वो जिस प्रकार सेतु समुद्रम सड़क परिवहन में आया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी सेतु समुद्रम शिप करनाल प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसका मुख्यालय केरल के अंदर कोच्चि में रखा गया था। और आपसे करंट में ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर वाटर रेलवे की मेट्रो की शुरुआत जो है ये कहाँ किया गया, तो ये कलकत्ता में हो जाएगा, अंडर वाटर के अंदर। और सिर्फ अगर वाटर मेट्रो की बात करेगा तो ये केरल हो जाएगा, केरल के कोच्चि में। मतलब ये दो क्वेश्चन जो है ये फंसाने वाला है। अंडर वाटर हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, कलकत्ता में पानी के अंदर, और सिर्फ वाटर मेट्रो हो जाएगा तो कोच्चि केरल में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये आपको परिवहन जो है समाप्त हो जाता है, और इसके बाद आपको भारत की जनगणना स्टार्ट होती है। तो भारत की जनगणना जो है इसको कल के लिए रखा जाता है कि भारत की जनगणना जो है इसको एक स्टार्ट से शुरू से भारत की जनगणना को स्टार्ट किया जाएगा। और जिस समय जनगणना कब हुई, पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, 2011 की जनगणना का थीम क्या था, 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, सबसे अच्छा जिला जनगणना के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, सारा चर्चा जो है ये जनगणना के बारे में एक स्पेशल वीडियो शुरू से करके स्टार्ट किया जाएगा। तो आज जो है ये परिवहन खत्म कर दिया गया। इसमें पहला आपको बताया गया सड़क परिवहन, दूसरा हो जाएगा आपको रेल परिवहन, तीसरा हो जाएगा आपको वायु परिवहन, और चौथा हो जाएगा जल परिवहन। चारों परिवहन को अच्छे से बता दिया गया। और सड़क परिवहन में सड़क परिवहन में सबसे पहले बताए थे कि गलियारों को जोड़ने के लिए जो पहला आया था NH27 जो आया था, किसको जोड़ता है ये NH27, ये पोरबंदर से सिलचर से जोड़ने का काम किया था NH27। और NH44 जो इसका पुराना नाम क्या था, NH7 था, जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक था। ये दो बात बता दिए थे। और बाकी इसके बाद जो बच गया है उसको अब अगले क्लास में देखा जाएगा, जो कि कल का क्लास जो जाएगा भारत की जनगणना से संबंधित होगा। और भारत की जनगणना जो है वो आपको पूरा भारत की जनगणना का सुपरा साफ जो वो किया जाएगा। और बात करते हैं इससे क्वेश्चन की, तो भारत की जनगणना के साथ साथ जो है बिहार की जनगणना को भी वर्णन जो है वो किया जाएगा, जो कि इसके खत्म होने के बाद किया जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि बिहार स्पेशल चलाइए, तो बिहार स्पेशल मतलब यहाँ सारा चीज़ सिलसिलेवार ढंग से चलाया जाता है, एक सिलसिलेवार ढंग से इसको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे बुक को कवर किया जाएगा। तो इसके बाद इसको कराया जाएगा, उसके लिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग एक वे की तरह इसको तैयारी करते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का तैयारी कराया जा रहा है, आपको 40 में जो है मैथ को छोड़ दीजिएगा तो 30+ नंबर जो है आपको ये इस तरह का तैयारी यहाँ कराया गया है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको भूल रहे हैं, रिवीजन करना है, तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार जो है उसको डाटा पैक के रूप में उसको ले सकते हैं। बाकी इसमें अब इसके आगे दिया गया था महेश बनवाल में, जो कि बहुत उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना दिया गया था। इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर बता दें, पेज नंबर में चर्चा कर रहे थे कि पेज नंबर कहाँ है, तो महेश बनवाल का पेज नंबर 25 हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बताइएगा।
जो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है ये सतलज नदी पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच स्थित है। बताइए गांधी सागर बांध किस परियोजना का नाम हो जाएगा? ये चंबल परियोजना का गांधी सागर जो है वो नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जवाहर सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा कि तिलैया मैथन और बेल पहाड़ी बांध ये किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में। और किस नदी पर है वो? महानदी पर हो जाएगा। हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बताइएगा कि दामोदर परियोजना जो है यह कौन से राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी है। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में कौन सा परियोजना है? दामोदर परियोजना हो जाएगा। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? ये तो अच्छा क्वेश्चन, ये सब चलता फिरता क्वेश्चन, ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि चंबल नदी ये बताइएगा गांधी सागर परियोजना जो किस नदी पर है? चंबल नदी पर हो जाएगा। और एक बताइएगा जो कल पूछे भी थे जो मेट्टूर बांध ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर हो जाएगा। और एक शारदा बांध है वो किस नदी पर है? शारदे नदी पर है। शारदा बांध शारदे नदी पर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा जो राजमुंदरी के निकट जो है एनिकट बांध ये किस नदी पर है? ये आपको गोदावरी नदी पर है। एनिकट बांध जो ये आपको गोदावरी नदी पर हो जाएगा। अब उसके बाद जो ये दिया गया था इसमें विविध था ना, ये फिजिक्स में विविध दिया गया था, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा कि यदि लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी हो जाएगी तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त काल उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बताइएगा रॉकेट जो है रॉकेट वो किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है वो रॉकेट क्या काम करता है। ठीक है ना, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी की तुलना में कहाँ सबसे ऊंचा छलांग लगा सकता है? चंद्रमा पर। यानी पृथ्वी की तुलना जो है ये चंद्रमा पर जो है सबसे ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी की तुलना चंद्रमा में जो है वो आपको वो सरभार हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको इसका गुरुत्वाकर्षण वहाँ कम होता है, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप 1/6 याद किए उसी को बार बार रपेट रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो वेबजियोर स्पेक्ट्रम जो संबंध है किससे हो जाएगा? ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो फ़ारेनहाइट पैमाने पे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। सर तो आप तो साइंस वाले हैं, पीछे तीनों सब साइंस वाला पिछले लाइन से बैठल है, तो ये तो बताइए, हंस रहे हैं, ये मुँह खिला रहे हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो प्लास्टिक का गलनांक ये कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? ये 47। प्लास्टिक का गलनांक जो ये 47 डिग्री सेल्सियस पर जो ये प्लास्टिक पूरे तरीके से गल जाता है। बताएगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे कितने डिग्री पे मान बराबर हो जाएगा? -40 डिग्री पर जो ये डिग्री और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे बताइए कि मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस दे देगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 310 उसको निकाल लीजिए ना आप, तो को निकालने सब बन जाता है। आगे बताइएगा एक समतल कोण पर आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री होगी? 60 डिग्री। अगर 120 डिग्री होगा तो 120 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बताइएगा स्नेल का नियम जो है किस नियम से संबंधित है? ये अपवर्तन के नियम से। ये आपको अपवर्तन के नियम से स्नेल का नियम संबंधित हो जाएगा, जो कि sin I/sin R होता है। आगे बताइएगा कि कलाई की घड़ी, पॉकेट घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर, इस सब में जो है द्रव के किस क्रिस्टल के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? ये हाँ, द्रव क्रिस्टल का, मतलब द्रव क्रिस्टल का उपयोग जो है इस सबों के अंदर जो है घड़ी जो होता है, हाथ वाला घड़ी, पॉकेट वाला जो कैलकुलेटर होता है, इस सब के अंदर द्रव क्रिस्टल का जो है वो यूज किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं तो क्या कहते हैं? उसको विद्युत रोधी कहते हैं। वो जिससे नहीं होगा वो कुचालक हो जाएगा, और जिसको होने नहीं देगा वो विद्युत रोधी कहते हैं। और विद्युत रोधी को ही क्या कहते हैं?
प्रतिरोध भी कहा जाता है। और प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर से उसको डिनोट किया जाता है। और कैपिटल आर जो होती है इसका सूत्र क्या जाएगा? ओम के नियम के हिसाब से V बाई आई। V बाई आर बराबर हो जाएगा V बटे आई हो जाएगा। वैसे V बराबर आर होता है, तो आर निकालिएगा तो V के बट्टे में क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आप भी तो साइंस से ही हैं सर ना। आगे बताइए, किसी कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? छड़ पे धन होगा, और जिसको रगड़ाएंगे उस पे ऋण आवेश हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है ये कहाँ स्थित है? ये आटाकामा मराव स्थल है, वो कहाँ स्थित है? ये पेरू में स्थित है। विश्व की बात कीजिएगा तो ये। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है? चंद्रशेखर ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर जो ये पड़ा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ गए थे? अंतरिक्ष पर। ये कहाँ गए थे? ये रशियन थे, और ये 1961 में गए थे। रशियन बोलने से आपके माइंड में कुछ और आ रहा होगा, उसको नहीं लेना है। ये रशियन थे, मतलब उस समय जो गए थे उनको नाम, वह रूस के थे, इसको क्या कहा था? रशियन कहा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर आप देखिएगा, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें इमोजी का ही ऑप्शन आता है, GIF का भी ऑप्शन आता है। अगर चलता फिरता छोटा सा इमेज देखिएगा, छोटा सा इमेज, किस वाला इमेज होता है या फिर किसी को हैप्पी बर्थडे बोलने वाला इमेज होता है, वो उसी को GIF कहते हैं। और छोटा वाला वीडियो जो होता है वो उसको कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो है वो GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं क्या GIF? अभी मत देखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायु का विशिष्ट ताप जो है किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? ये दाब जब बढ़ेगा वायु में तो उसका ताप भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती का ज्वाला जो है किस आकार का हो जाएगा? ये गोलाकार हो जाएगा। आप देखते भी जाएगा फिल्मों में या फिर इसमें, जब कभी कभी लोग जो है ना सिगरेट पी के गोल गोल धुआं भी निकालता है, ठीक है ना, वो भारहीनता के वो छल्ला बना के। बहुत अच्छा जवाब। आपको इसमें लगता है पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है ना। हाँ, एक उम्र थी जिसको आपने पार कर चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बन सकता है? दो उत्तल लेंस से जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो दूरदर्शी बनता है। आगे बताइएगा, लाल कमल के फूल को अगर हरा प्रकाश में देखेंगे तो वो कैसा दिखाएगा? करिया दिखेगा। जिस तरह अभी आप दिखते हैं ठीक उसी प्रकार का दिखेगा, कमल का फूल भी दिखेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शीशे के रजत करने के लिए कौन सा योग का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर का। मतलब पीछे सिल्वर का क्या कहता है, उसमें परत जो है वो चढ़ा दिया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए कि विद्युत हीटर में तार जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का तार जो है वो प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दंत चिकित्सक जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब अवतल दर्पण का मतलब वो होता है जो किसी भी छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है, वो अवतल दर्पण हो जाएगा। और बड़ा को छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश के कणिका का सिद्धांत कौन दिए थे? ये न्यूटन के द्वारा जो है प्रकाश के कणिका का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अब जो है जो कि बायोलॉजी में आपको विविध दिया गया था, और बायोलॉजी भी जो आज महेश बनवाल से वो खत्म ही होने वाला है, तो इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि किस सब्जेक्ट का जो है वो मतलब मुख्य रूप से स्टार्ट किया जाए। इसके बाद तो मतलब ये अथी SPD तो लेके नहीं आए आप करंट वाला? जी नहीं, तो ओह ठीक है। तो बताइएगा कि अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी का जो है वो जनक कहा गया है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। आगे बताइएगा कि मेंडल ने अपने वंशागणित नियमों को प्रयोग करने के लिए किसके पौधे का उपयोग किया था? ये वही मटर वाले पौधे पर जो है वो अपना सारा प्रयोग कर दिए थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैव उर्वरकों के रूप में किन सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग किया जाता है? ये साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया का जो है वो उपयोग किया जाता है। और बैक्टीरिया खोज कौन किए थे? लीवेनहॉक। वो विटामिन किए थे। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुरुष में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कहीं कहीं टेस्टोस्टेरोन न होगा तो आपको दे देगा एंड्रोजन। एंड्रोजन भी किसका है? ये पुरुष का ही है। और टेस्टोस्टेरोन भी किसका है? पुरुष का ही है। ठीक ना। और एस्ट्रोजन जो है वो आपको महिला वाला हो जाएगा। रिलैक्सिन प्रोजेस्टेरोन भी किसका है? महिला का है। और रिलैक्सिन हार्मोन भी महिला का है। और महिला रिलैक्सिन हार्मोन कब रिलीज करती है? हाँ, जब प्रसव का जो होता है वो प्रसव के समय जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन का जो है वो स्राव जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल यह एक प्रकार का क्या है?
ये वसा है, और वसा में उपस्थित एक प्रकार अल्कोहल जो है वो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कार्बन डेटिंग विधि से प्रयोग करके किसका आयु का निर्धारण किया जाता है? वो जीवाश्मों का, यानी जीवाश्मों की आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है? ये लेमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है, उसी से आयोडीन जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा ट्रेकोमा बीमारी किस में होती है? आँख में। आँखों में कौन सी बीमारी होती है? ट्रेकोमा बीमारी, जो वो आँखों से संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और बार बार चलाया भी हुआ है कि 2,4-D जो एक प्रकार क्या है? खरपतवार नाशी हो जाएगा। 2,4-D जो एक प्रकार का खरपतवार नाशी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि आंखों की अच्छे रंग, मतलब आंखों में कौन सा रंग जो है वो आएगा तो उससे आंख ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा? वो आपको पीला और हरा, यानी आंखों के लिए ये पीला और हरा रंग जो है आंखों के लिए सुग्राही जो है, ये सुग्राहकता जो है ये आंखों जो है इसके लिए अधिक होती है। मतलब आंखों में पीला और हरा प्रकाश से ज़्यादा इफेक्टेड आंख जो है वो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है जो ओरिजिन ऑफ स्पीच जो ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आप ये बताए थे कि व्हाइट लेग हॉर्न ये किसकी किस्म है? ये कुक्कुटो के चिकन कहा जाता है। ये चिकन का मुर्गियों की जो है किस्म हो जाएगी व्हाइट लेग हॉर्न। और लेग से पता कर सकते हैं लेग किस में होता है? चिकन में होता है ना, लेग पीस, वो हो जाएगा, याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा कि दीमक को किस अन्य नाम जानते हैं? सफेद चींटी। उजला वाला चींटी नहीं होता, देखें उसी को दीमक कहते हैं। घून नहीं, वो घून अलग है सर। दीमक जो हो जाएगा ना, सफेद चींटी को जो है वो दीमक भी कहा जाता है। नहीं सर, उससे पंखी नहीं रहता है। आगे बताएगा अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पेस मेकर जो है, पेस मेकर ये कहाँ लगाया जाता है? वो हृदय में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किए थे? हरगोविंद खुराना किए थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताया घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा ही एकमात्र सांप है तो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। आगे बताइएगा ऊंट अपने कुंवर का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा को संग्रहित करने के लिए। ऐसा नहीं कि ऊंट को कुंवर में पानी लोड रहता है, ये अवधारणाओं बच्चों में रहती है, लेकिन अब समझ लीजिए कि ऊंट का जो कुंवर रहता है उसमें क्या स्टोर करता है? वो उसमें वसा संग्रहित करता है, और उससे पानी संग्रहित करने का काम किसका रहता है? वो आंत का रहता है। आंत देखें ना, छोटी आंत बड़ी आंत, इसमें पानी जो है वो स्टॉक रहता है। अगर आप देखिए कभी कभी ज़्यादा पानी पी लीजिएगा और दौड़िएगा तो पेट ढप करने लगता है ना। वो आपको पानी का संग्रहित जो है वो क्या करता है? आंत करता है। और ऊँटों में वसा का संग्रहित कौन करता है? वो कुंवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो वृक्ष की आयु कैसे निकाल सकते हैं? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्याओं को गिन के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मधुमक्खी जो अपने कॉलोनी के सदस्यों को कैसे पहचानती है? वो डांस करके। अगर मधुमक्खी डांस कर रही है इसका ये मतलब है कि अपने ग्रुप को बुला रही है। इसका मतलब जखन ये देखिए मधुमक्खी डांस कर रही है, आप वहाँ से निकल लीजिए उसके बाद आपके ऊपर हमला होने वाला है। ठीक ना, ये नहीं उसको देख के आप भी डांस करने लगिए, तो फिर आपको वो ऐसा डांस कराएगा तो फिर भूल जाइए उसको। ठीक है ना, अगला डांस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देना, टॉनिक देना वो जरूरी है। आप उसको आप अगर सीरियस लेके बैठ जाएगा तो वो गलत बात है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कल आप एक शायरी भी सुनाने वाले थे, इसको आज पूरा कर देंगे हम। बताइएगा कि भारतीय ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि ज्ञात करने के लिए ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और पौधे में भी जीवन होता है, इसका खोज सबसे पहले कौन किए थे? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, बसु के द्वारा जो है ये पौधे में भी जीवन है, ये भारतीय होने के साथ पहले ये खोज किए थे। अब जो है जो कि होमवर्क दिया गया था उसको संपूर्ण रूप से पूरा करा दिया गया है। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी आपको जो है कल जो है ज्योग्राफी में भारत का जनगणना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी और अदर कंपटीशन का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारत की जनगणना से क्वेश्चन जो है 100% छपता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ जाएगा किस राज्य में जनगणना कितनी % है, या फिर क्या किस राज्य का इसमें प्रतिशत सबसे अधिक है। इसकी चर्चा आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। और आज जो है आज खत्म करने वाले हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान
का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश, यानी माई स्कूल माई प्राइड की घोषणा जो है कौन किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 5 सालों के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कौन ले लिया है? वो टाटा ले लिया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विंग्स इंडिया के अंतर्गत जो है सबसे अच्छा हवाई अड्डा जो है, इसका पुरस्कार किस हवाई अड्डा को मिला है? ये 2 हवाई अड्डा को मिला है, पहला दिल्ली और दूसरा आपको केम्पनगोडा हवाई अड्डा। कहाँ है ये? बेंगलुरु। तुरंत बताना वो कहाँ है? बेंगलोर में ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गोल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छा जवाब। गोल मेले का आयोजन कहाँ किया है? जी, ये जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर से तो एक क्वेश्चन पूछना ही है उसको। टीआरई फर्स्ट में पूछा है, सेकंड में पूछा है और थर्ड में पूछने की संभावना सबसे अधिक हो जाएगी। जो गोल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राम मंदिर का डिजाइन कौन दिए थे? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो राम मंदिर का डिजाइन दिए थे। और राम मंदिर का ऊंचाई कितना फीट हो जाएगा? 161 फीट। 161 फीट हो जाएगा। और राम मूर्ति का डिजाइन कौन दिए थे? ये अरुण योगीराज जो है वो, अरुण जी आप जो हैं वो राम मूर्ति का जो है वो डिजाइन दिए थे। आप उससे याद रख सकते हैं अपने नाम से, वो आपसे ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में गांव चलो अभियान का शुरुआत कौन किए हैं? जेपी नड्डा। ये बीजेपी के भी अध्यक्ष हो जाएंगे, जेपी नड्डा हो जाएंगे, जेपी नड्डा। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। वो ठीक है, वो आपके साथ बैठक जो जिनकी होती है वही ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, जो अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में 4था स्थान हासिल कर लिया है? ये आपको हांगकांग। हांगकांग को पीछे छोड़ के भारत जो है ये 4थे स्थान पर जो है वो आ गया है। अगला, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, आप बीच बीच में यूं ही डिस्टर्ब कर देते हैं, हम उससे लय से थोड़ा भटक जाते हैं। आपके पास जितना भी क्वेश्चन है उसको आप इसके बाद चर्चित कीजिएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है ये कहाँ के संबंध है? ये बिहार के समस्तीपुर से संबंधित होंगे। और ये केंद्र क्रम को दिया गया है? 49वें क्रम को जो इनको दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, जो अयोध्या में बनने वाली मस्जिद जो थी उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इसका नाम क्या कर दिया गया है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो सऊदी अरब जो है मोनपा हैंडमेड कागज का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? अरुणाचल प्रदेश का। मोनपा हैंडमेड कागज का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को जो है वो दिया गया है। तो आपको मतलब ये आपको जो इसमें जो दिया जाता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लगता है हमारी टीम के द्वारा, वो सारा जो होमवर्क होता है करंट अफेयर में, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो करंट अफेयर तो पूरा था ही नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको ला के अभी सामने क्यूज कराया गया है। तो जीआई टैग की बात करते हैं तो जिस दिन से करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है उस दिन से जीआई टैग को एक बार रिवीजन कराए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम आपको बताए थे, कदियाल साड़ी का जीआई टैग किसको मिला है? ये पश्चिम बंगाल को मिला है। उसके बाद साल को जीआई टैग किसका मिला? कहाँ मिला है? उड़ीसा का मिला है। उसका रेड अंट की चटनी का जीआई टैग ये भी उड़ीसा को मिला है। और उसके बाद आज हो जाएगा आपको ये काजी कच्ची खरे का जीआई टैग किसको मिला है? ये गुजरात को, कल पूछे थे, गुजरात को मिला है। और काजी नींबू का जीआई टैग ये असम को मिला है। और आज हो जाएगा आपको कागज, हैंडमेड कागज का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है ना। ये इतना जीआई टैग अभी तक हमने आपको बता दिया है। मतलब जीआई टैग को एक सीरीज से याद रखिएगा ना, जब जब आएगा उसको वैसे से रिवाइज कर लीजिएगा, तब तब जो है इसका रिवाइज जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आज जो इसके बाद अभी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जो है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टेस्ट लिया जाएगा और उसका पीडीएफ भी जो है आपको ग्रुप में जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग को हताश होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग ऑफलाइन में आए हैं वो सभी लोग अभी टेस्ट देंगे और इसके बाद जो है मतलब टेस्ट से पहले वीडियो बना लिया गया है और इसके बाद आपको टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ भी जो है आपको ये ग्रुप में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है या कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ जाके आप ग्रुप में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में ज्वाइन होने से बहुत फ़ायदा है आप ही लोग को होगा कि एक तो पहले आपको वहाँ हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलते रहेगा और आपको जो भी समस्याएं होती है इस रिगार्डिंग आप उससे सीधे हम लोग से
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। और उसके बाद होमवर्क जो है सबसे पहले आपको वहीं मिलने वाला है। तो बाकी क्लास आज का यहीं स्टॉप करते हैं। इसका अगला सेशन आपको भारत का जनगणना के साथ आपसे कल मिलते हैं कि इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। अगर नहीं किए हैं तो अब आभार व्यक्त करवा लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जो है शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।